मैं स्टार्ट करता। मेरा भी सब्जेक्ट है आज। जी हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर हाँ, शुरू में थोड़ा सा ब्रीफ कर शुरू में दीजिए कि वहाँ मीटिंग में। जी हेलो। राजाराम जी यादव। श्री जी आप हेलो अभिषेक, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो। यहाँ नेटवर्क बहुत पोर है और हम अभी देहरादून में है। नेटवर्क जी जी। मेरा भी पोर है, अभिषेक जी का भी बहुत पोर है। हाँ तो और राजाराम जी यादव। जी सर। हाँ, यहाँ नेटवर्क बहुत पोर है, बीच बीच में आप भी जुड़ जाओ अगर आवाज नहीं आई तो। जी हाँ, आज सहकारिता का विषय है जी और जी वो जो साहब भी थोड़े बिजी है, तो आज जी का जो विषय है वो जी है जी औषधि जी उत्पादन, प्रोसेस और मार्केटिंग, जी 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 मेडिसिनल प्लांट। जी अगर आवाज नहीं आ गया और थोड़ा नेटवर्क चला गया तो आप ही थोड़ा कोऑपरेटिव के बारे में बोल दो। ठीक है, मैं शुरू कर देता हूँ। ठीक है, और हाँ करो करो, स्टार्ट करो। और ये जब जुड़े हैं तब मुझे बता देना, कभी भी रोक सकते हैं। श्री जी। ठीक है। जी हाँ अ, मान्यवर, आप आरंभ कर सकते हैं। आप आरंभ कर सकते हैं। जी जी। देखो, कोऑपरेटिव, सभी को नमस्कार। कोऑपरेटिव आप सब जानते हैं हमारा सामाजिक काम है, सब मिलजुल कर करें। और इसमें जैसे हमने गाय का मुद्दा जोड़ा है और काफी चीजों का मुद्दा जोड़ा है, 285 मुर्गे मुद्दे सालिंगी साहब ने बताए हैं, तो इसमें सभी हो सकते हैं। और ये जो मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन है और मेडिकल प्लांट्स का प्रोसेसिंग है और मेडिकल प्लांट्स की जो आगे प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी है, इसमें तो कोऑपरेटिव बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होगा। क्यों क्यों सक्सेसफुल होगा? मेडिसिनल प्लांट्स, अलग अलग टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स पूरे भारतवर्ष में अलग अलग एरिया में होते हैं। किसी में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 7 है। और उस एरिया में उनकी मेडिसिनल वैल्यू ही अच्छी डेवलप करने के लिए उधर ज्यादा प्रोत्साहन करना पड़ेगा। तो उसमें उस एरिया में जैसे मान लो उत्तराखंड मेन है, हिमाचल मेन है, जम्मू एंड कश्मीर मेन है, सिक्किम मेन है, और इसके अलावा भी कर्नाटका में भी बहुत अच्छा एरिया है, मडकरी और कोडक डिस्ट्रिक्ट, और सभी स्टेट में काफी है। लेकिन जो मेन हाई वैल्यू के मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो ज्यादातर पहाड़ों में और कुछ ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ झारखंड भी है, जहाँ हमारा आना जाना थोड़ा सा दूर अच्छा रहता है, अच्छे फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में। बाकी आजकल कल्टीवेशन तो हम बाकी अच्छी जगह भी करवा रहे हैं। तो एक तो उनको पैदा करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये है कि हमने उस एरिया वाइज उन पौधों को, उनकी मेडिसिनल प्लांट्स को, बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें हमारे सिंपल भी आते हैं, तुलसी है, अश्वगंधा है, इस तरह के पौधे आते हैं। मैं सारी लिस्ट भी आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, वो किस एरिया में ज्यादा होते हैं। ये कॉमन है, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी, अदरक, ये सब, आंवला, ये सब काफी जगह होते हैं। लेकिन जो और ज्यादा वैल्यू में है वो पहाड़ों पे ज्यादा होते हैं। जैसे कुट है, वो तो कश्मीर में ही होती है, हिमाचल में, और इसमें और रेयर प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें वैल्यू भी हम भूल भूल से गए हैं, पर कुछ अब आयुर्वेद में इसका ज्यादा यूज होता है तो वो सब आने लगे। तो इसमें 2-3 काम है। ये तो उस एरिया वाइज जो कोऑपरेटिव है, आप सब जानते हैं कोऑपरेटिव एक सामुदायिक वर्क है। सब मिलकर एक अपना कोऑपरेटिव बनाएंगे। मान लो देहरादून के आसपास ही बनानी है तो वहाँ एक कोऑपरेटिव बनाएंगे। वहाँ जो ये प्लांट्स होते हैं उस गांव में, उसमें एक कुछ लोग हो सकते हैं, दूसरे गांव से कुछ दूसरे प्लांट्स के लिए भी हो सकते हैं, या उनके लिए भी हो सकते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन और उसका नाम ये है। दूसरा, इसका प्रोसेसिंग, इसका क्वालिटी प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें मेडिसिनल प्लांट्स में क्वालिटी प्रोडक्शन है।
और क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए आपको किस एरिया में कौन सा होगा, उसके लिए ओरिजिनलिटी मेंटेन करना जरूरी है। आजकल उसका जो नेचुरल ही उसका एरिया हो और नेचुरल ही उसमें खाद और वो जो भी चीज देनी है वो ज्यादा अच्छा है, नहीं इसकी क्वालिटी बहुत जल्दी डिटोरिएट होती है। हम ऑर्गेनिक और नेचर के रूप में ही इसको पैदा करें, तो ये तो इस तरह हम इसकी पैदावार को बढ़ाते हैं। फिर पैदावार के बाद इनका इनका क्योंकि उसी में एकदम जो ताजा है या जिसके सीड्स भी हैं, इनमें हर एक ज्यादातर मसाले सब मेडिसिनल प्लांट्स में आते हैं, तो इनमें उनको प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। काफी जगह तो हम फैक्ट्रियां सी लगा देते हैं कि एलोवेरा की ये चीजें बनेंगी, उसमें ऐसे कलेक्शन होगा, वो बड़े बड़े रामदेव जी हैं या बड़े बड़े लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन हम किसान के लिए या जो वहाँ ग्रोवर है इन प्लांट्स के लिए, उनका हम एक कोऑपरेटिव बनाए, अपनी अपनी मेडिसिन को एक सेंट्रल प्लेस में उसको इकट्ठा करें, उसको प्रोसेस की यूनिट लगाएं। ज्यादा हैं वो अलग है, छोटे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग की पहले उनको वॉश करना और उनको ड्राई करना भी बहुत से प्रोडक्ट में बहुत जरूरत है। तो ये कोऑपरेटिव से माध्यम से ज्यादा सक्सेसफुल होगा और इसको उस तरह करना है। फिर इसी तरह मार्केटिंग और भी इम्पोर्टेंट है उसको बेचने के लिए, तो उसमें कोऑपरेशन हो तो ज्यादा अच्छा है। इंडिविजुअली क्योंकि बहुत से लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव से मार्केटिंग की क्वालिटी बनी हुई होती है और उसको कंपनियां जो भी लेंगी या मार्केट में जहां भी आप बेचोगे, तो आपकी कोऑपरेटिव से क्वालिटी पे विश्वास जल्दी होता है। तो इस तरह से इसका ये सिस्टम आगे चलाना है। अब आगे डिटेल आप पूछना चाहो तो हर एक पौधे का अलग अलग है और ये बेसिक चीजें हैं। अब जो इनमें स्पीक करने वाले थे, अगर कोई जुड़ा है तो वो ऐड कर सकते हैं, वरना मैं बढ़ूंगा। जी श्री जी। ये अभी तो डॉक्टर नालंगे सर वो तो ये जो चंद्रशेखर मिश्र आवाज आ जी रही हैं, क्या? हाँ आवाज आ रही है। हमें एक और मिल गए हैं, आवाज आ रही है? चंद्रशेखर मिश्र जी से रिक्वेस्ट है आप आगे बढ़िए। जी चंद्रशेखर इसकी ज्यादा जानकारी है, तो कोऑपरेटिव के बारे में मैंने बता दिया, अब उसका कहाँ प्रोडक्शन कितना है। मिश्र जी आप आगे बढ़िए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। आज की जो अपनी चर्चा है उसमें कोऑपरेटिव में जितने भी औषधि एवं सुगंधी पौधे हैं उनकी प्रोसेसिंग, खेती, विपणन, इस पर जो चर्चा है अपनी, तो मूलतः जितनी भी वनौषधियां हैं ये सब, इनका नाम ही है वनौषधि, कि वनों में ही सारी औषधियां जो है प्राप्त होती थी। और अभी तो वन अब रह नहीं गए, हर जगह लगभग समाप्ति की कगार पर है, और वहां पर औषधियां तो एकदम नहीं रह गई, क्योंकि उनमें जिस तरह से लोग कलेक्शन की प्रवृत्ति जो है वह बहुत ही डेंजरस है जो है। तो इस वजह से अभी जो हमारे पास बगीचे हैं, उन बगीचों में ही हम जो है वनौषधियों का अगर उत्पादन करते हैं तो एक तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी जो है, क्योंकि अमूमन जितने भी हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो है उसमें हम बहुत कम मात्रा में, अब तो नए नए लोग जो है नए तरह से बागवानी करना चालू कर दिए हैं, तो उसमें हाइब्रिड पौधे और हाइब्रिड तमाम प्रजातियां लोग लगा दिए हैं, तो उनमें तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड तमाम चीजें लोग डालते हैं जो है। लेकिन जो पुराने हमारे बाग हैं और जो हमारे पुराने खेत हैं, तो हम लोग कहते हैं खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़। तो इस प्रवृत्ति से जब हम खेती को करते हैं, उनके साथ औषधियों का तारतम्य बैठाते हैं, तो हमारी वनौषधियों की जो मूल स्वभाव है, मूल गुण है, वो सारे चीज उसमें विद्यमान रहते हैं। लेकिन उनके साथ जहां ही हम
छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन सारे चीज को जब हम डालते हैं तो हमारी वनौषधियों की गुणवत्ता उससे प्रभावित होती है। और जब प्रभावित होती है तो जो अच्छे फार्मेसियां हैं जो है, क्योंकि अपने देश में तो तमाम चीजें बिना जांच परख के जो है आप रुपया पैसा दे दीजिए, वो सारी वनौषधियां आपकी पास हो जाती हैं। लेकिन अगर हम स्वयं जो है वैद्य हैं और अपने लोगों को उससे ठीक करना चाह रहे हैं, तो हम खुद यह बचना चाहते हैं कि हमको कोई भी ऐसी वनौषधि नहीं लेनी है जिसमें कहीं से भी रासायनिक खाद का, रासायनिक स्प्रे का और सारी चीजों का जहां छिड़काव हुआ है उससे हम लोग खुद बचते हैं। हमारे वैद्य भी आज जो परंपरागत हमारे वैद्य हैं वो भी आज इन चीजों से बचते हैं, लेकिन और बचना भी चाहिए जो है। इसमें हम लोगों ने देखा है कि जैसे हम लोग बस्तर में काम करते हैं, तो बस्तर में हमारे यहाँ तमाम किसानों को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा जो है, और जोड़ करके उनको लगभग 72 प्रकार की जड़ी बूटियों की जो है औषधियों को उत्पादन, उनका प्रसंस्करण, उनका विपणन, और उसके बाद से उसके आगे जब लोगों ने और काम करना शुरू किया तो तमाम बायर भी हम लोगों के खेत में, किसानों के खेत में गए, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हो सकता है तो इसका फार्मूलेशन भी बनाइए, इंटरमीडिएट भी बनाइए, इसके सत जो है। तो सत में 2-3 तरह के बातें समझ में आई हमारे लोगों को जो है। एक तो किसी भी चीज को जो है हम कितना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं किसी भी चीज में। छोटी सी एक उदाहरण लिया जाए, सतावर पूरे देश में होती है, हर जगह इसका उत्पादन अच्छा होता है, सारे लोग लगभग सतावर से सारे लोग परिचित भी हैं। तो अब जैसे सतावर हम गीला उखाड़ लेते हैं, तो गीला उखाड़ कर बेचते हैं तो 20 रुपए किलो बिकता है। लेकिन वही सतावर को अगर हम जब बॉयल करते हैं जो है, हल्का सा उबालते हैं, उबालने के बाद जब उसको हम छीलते हैं जो है, तो उसमें क्या होता है, एक तो सतावर को जब बॉयल करते हैं तो उसके जो पानी में उसका इंग्रेडिएंट, जो सतावर का एक इंग्रेडिएंट है वो है सेपोनिन साइड बी। तो सेपोनिन साइड बी उस पानी में आ जाता है, और वह पानी हमारे लिए जैविक डिटर्जेंट का काम करता है जो है। उससे हम अपने एक तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की भी धुलाई कर सकते हैं जो सर्जरी में यूज होता है। इसके अलावा हमारे जितने कपड़े हैं जो है, हम अपने कपड़ों की भी धुलाई कर सकते हैं। उसमें कई बहुत अच्छे जो है बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं, और जिसको ई कोलाई कहा जाता है। ई कोलाई के बाद आपका और उनको डेवलप नहीं करने देता है उस बैड बैक्टीरिया को जो है, गुड बैक्टीरिया को ही वह पैदा होता है उसमें जो है। तो एक तो उसके पानी में से धुलाई का काम लेते हैं, और दूसरे बात जब फिर सतावर की छिलाई करते हैं तो उसके जो रेशे होते हैं ऊपर के रेशे को जो हम निकालते हैं तो वह बहुत ही अच्छा किस्म का जो है ज्वलनशील, जितने हम अपने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान में अगरबत्ती, इस तरह की चीजें जो भी हम उपयोग में लाते हैं, उसमें अगर हम इसके छिलके को जो है अगर मिला देते हैं तो वह बहुत जल्दी जो है एक ही तीली में जो है वह पकड़ लेता है उसको। माने बार बार आपको तीली नहीं जलाना पड़ता है, एक तीली से ही वो पूरी आग उसमें पकड़ लेती है और फिर वह जलने लगता है अच्छे से। तो एक तो सबसे बड़ी गुणवत्ता उसकी ये हुई, दो प्रोड्यूस हुए उसके सतावर के, एक पानी, दूसरा उसका छिलका, और फिर तीसरी उसमें एक नस होती है जो है, जिसको नस को अगर हम निकाल देते हैं, लोग कहते हैं उसको सुखाने में बड़ी दिक्कत होती है, और सुखाने में भी दिक्कत होती है, और इसके बाद जब प्रोसेसिंग हम करने में ले जाते हैं, उसका पाउडर बनाना है या क्वाथ बनाना है, पल्प बनाना है, तो भी अगर उसका रेशा अगर हम नहीं निकालते हैं तो मशीनों में जाने के बाद वो बड़ा दिक्कत करता है।
और वह रेशा जब उसका हम निकाल लेते हैं तो रेशे का भी कई उपयोग है जो है। और उसके बाद सतावर हमारा जल्दी सूख जाता है 2 दिन 3 दिन में, और सतावर की क्वालिटी भी अच्छी होती है। वह सतावर फिर हम 300 400 500 600 रुपए किलो तक जो है बेच सकते हैं। इसके बाद से उसका पाउडर भी बना करके हम बेच सकते हैं, और उसके फिर एक्सट्रैक्ट में ले जाना चाहते हैं तो एक्सट्रैक्ट बनाकर बेच सकते हैं, फार्मुलेशन भी उसका कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी हमारी जड़ी बूटियां हैं उनके जितने प्रसंस्करण में हम जाएंगे उतना ज्यादा लाभ जो है हमारे किसानों को होता है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी परंपरागत वनौषधियां जो है किसान अमूमन, जैसे अपने यहाँ तुलसी की खेती लोग करते हैं उसका पूरा पंचांग उपयोग करते हैं। अपने यहाँ जैसे लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पामारोजा है, खस है, कैमोमाइल है, तो तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं, उनका भी लोग खेती करते हैं। तो उसका भी प्रसंस्करण जो है बड़े पैमाने पर हम जब करते हैं तो हमको बड़ा लाभ होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि खेती किसानी जो वनौषधियों की है वह कई एक साथ जो है 2-3 क्रॉप को किया जाता है। अगर बगीचा है तो बगीचे में सपोज करिए एक रो में हमने जो है शतावर लगा दिया, शतावर के बाद जो मान जगह बचता है उसमें हम कालमेघ लगा दिए। कालमेघ के अलावा फिर दूसरी लाइन में अगर हम चाहते हैं तो उसमें और दूसरी क्रॉप चढ़ाने वाली, जो बेल वाली लतर वाली क्रॉप है जो है, उसको हम उस पर चढ़ा सकते हैं जो है। जैसे अपना गुड़मार है मान लीजिए जो है जिम्नेमा, तो उसको हम लगा सकते हैं। उसके अलावा और भी तमाम वनौषधियां हैं। वो खेत मिट्टी का सिचुएशन देखते हैं कि खेत किस तरह की वनौषधियों को सपोर्ट करेगा, तो उसके अनुसार हम लोग मिट्टी का चयन करते हैं, उसी के अनुसार वनौषधियों का चयन करते हैं। फिर हमारा किसान कैसा है, उसके पास अपने स्रोत कैसे हैं, हमारे पास लेबर कितने हैं, हमारे पास पानी कितना है, हम कितना पानी दे पाएंगे, कितना लेबर इंसेंटिव जो है इसमें ले पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो इन सारे चीजों को देख करके जब हम वनौषधियों के काम में लगते हैं तो यह ज्यादा हमको प्रॉफिट देता है जो है। इसी तरह से अब हम खेत में मेड़ है, मान लीजिए मेड़बंती करना है, क्योंकि जंगली जानवर, एक तो जंगल कट गए तो हमारे जितने जंगली जानवर हैं, नीलघोड़ हैं, वो सब सारे जो है खेत में ही भागते हैं। तो अमूमन लोग परेशान हो गए हैं कि कोई ऐसी क्रॉप सेलेक्ट करें जिससे कम से कम नीलघोड़ से बच जाए, नीलघोड़ उसको न खाए। तो जितनी हमारी वनौषधियां हैं और जितने हमारे एसेंस हैं, एसेंशियल पौधे हैं, ये सब जो है अमूमन कोई भी जंगली जो है जानवर इसको नहीं खाता है। तो बहुत सारे लोग इस पर, हम लोग एक हरित त्रिसूत्रीय जो है रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम करते हैं कि उसकी फेंसिंग जो है खेत के चारों तरफ करने का सुझाव देते हैं जो है। उसमें कुछ लोग करौदे से जो है उसकी फेंसिंग करते हैं, करौदा की झाड़ लगा देते हैं। कुछ लोग उसमें चैती गुलाब है, चैती गुलाब के झाड़ को लगा देते हैं। कुछ लोग उसमें अनाटो की झाड़ को लगा देते हैं, बिक्सा और लियाना जिसको सिंदूरी कहा जाता है, उसके झाड़ को लगा देते हैं। कुछ लोग अपने मेहंदी मेहंदी की झाड़ को लगा देते हैं, मेहंदी से भी पूरा रुक जाता है। और उसके बाद से फिर उसमें हम लेमन ग्रास है, सिट्रोनेला है, पामारोजा है, उसकी भी बाढ़ जो है अगल बगल में लगा देते हैं। तो 1-2 लेयर लगा देते हैं, तो उससे सुगंध से भी जो है जंगली जानवर जो है अंदर नहीं आता है। फिर उसके अंदर हम सब्जी की फसल लें, वनौषधियों की फसल लें, या और भी कोई फसल लेना हमारे लिए लाभकारी होता है कि वो बच जाता है, क्योंकि जंगली जानवर फिर उतने स्टेप से आगे जो है जल्दी घुसता नहीं है जो है। तो हमारा यही है कि जब भी हम अगर खेती का प्लानिंग करें जो है, तो अपने यहाँ इस चीज का ध्यान रखें कि हमारी मिट्टी कैसी है, हमारे पास श्रम शक्ति कैसा है, हम कितना श्रम शक्ति लगा सकते हैं। और जितना श्रम शक्ति से काम लेंगे, व्यक्तियों से काम लेंगे, उतना ज्यादा हमारा उपज अच्छा होगा, उतनी ज्यादा गुणवत्ता हमारी अच्छी होगी। जितना ज्यादा हम मशीन टूल्स का उपयोग करेंगे अपने खेती में, तो उसके दिन का दिन उसकी प्रजातियां जो है और उसमें गुणवत्ता में हरासमेंट होगा।
इसलिए खेती को मैं चाहता हूं कि इसमें मेन इंसेंटिव काम ही जो है इसमें होना चाहिए। जितने नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं जो है, जो एग्रीप्रेन्योर लोग हैं, देखते हैं मल्चिंग करते हैं खेतों में जो है, मल्चिंग सीट बिछा देते हैं। मल्चिंग सीट बिछा देने से हमारी तमाम वनौषधियां और तमाम ऐसे तृणमूल हैं जो खत्म हो जाते हैं जो है। और जब वो खत्म होते हैं तो उनकी हीट से जो उसमें दूसरे पौधे, आप मान लीजिए सब्जी की खेती आप कर रहे हैं जो है, उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है जो है। तो ये हम लोग लगभग 20-25 साल से इस काम को देख रहे हैं। हर चीज पर जो है सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया है। उनके जब उत्पाद होते हैं तो उनको उत्पाद का जो है हम लोग क्रोमेटोग्राफी भी कराए हुए हैं, टीएलसी भी कराए हुए हैं जो है। अभी नया नया रेजोनेंस, आर्टिफिशियल रेजोनेंस से भी जो है उस पर हम लोगों ने जो, जैसे बॉडी का सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, इसी तरह से इसमें भी वनौषधियों को जांचने के लिए एक नई मशीन आई हुई है, जापान और अमेरिका ने बनाया हुआ है, लगभग 6-7 करोड़ की आ रही है। उससे भी सारे जांच हो जाते हैं। और उसमें एक बात ये भी है कि उससे उसकी टॉक्सिसिटी और हैवी मेटल्स, इन सारे के भी जो है जांच हो जाते हैं। तो इन सारे चीजों से जो हमारे पुराने ऋषि कृषि पराशर में, वृक्ष आयुर्वेद में जो चीजें वर्णित हैं, उनके आधार पर जब हम इस खेती को करते हैं तो लाभ हमको ज्यादा होता है। शुरू में तो दिखता है, मेहनत दिखता है, लेकिन 1-2 साल हमारा मेहनत हमको जो है रुपए में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे जो है। धैर्य पूर्वक अच्छे से जो है लोगों को साथ लेकर के, जितना ज्यादा आपका साथ बढ़ेगा, जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी आप खेती जो है वनौषधियों की कर पाएंगे। अकेले काम करना वास्तव में बहुत मुश्किल है, और समुदाय के साथ मिलकर जो है, लोगों के साथ मिलकर, हमारे गांव में ये फसल हो रही है तो, या खेत में हमारे ये फसल हो रही है, बगल के खेत में दूसरी फसल हो रही है, उससे हम लोग आपस में तुलना करते हैं, फिर उनमें वैल्यू एडिशन में जाते हैं। तो वैल्यू एडिशन में लगभग जितनी मशीनें लगती हैं जो है, उसमें जितनी हमारे फल हैं जो है, फ्रूट हैं, या जितनी वनौषधियां हैं, या जितनी साग सब्जी हैं, उनको जब हम ड्राई करते हैं जो है, तो एक ही जो है इस मशीन से सारे काम जो है, वनौषधियों का काम भी उसी से सूखना, पीसना, कूटना, काटना, छाटना हो जाता है। उसी से हमारे सब्जी का भी सुखाना, उनकी कटाई छटाई हो जाती है। उसी से हमारे जितने फ्रूट हैं उनके भी कटाई छटाई हो जाती है। जितने हमारे एसेंस हैं जो है, एसेंस में भी निकालना, एसेंस का फ्रेग्रेंस निकालना, फिर इसके बाद से तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका एडिबल ऑयल बनाना, उनका एडिबल कलर बनाना, ये सब भी सारे काम जो है यही सब छोटे छोटे मशीनों से ही जो है हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोगों को अधिक फोकस करना चाहिए, और सामुदायिक खेती की तरफ जो है हम बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है हम लोग अर्जित कर सकते हैं। और कुछ और विशेष हो जो है तो आप लोग बताइए, तो उस पर और भी आगे बातचीत किया जाए। नहीं तो अभी सामुदायिक खेती पर तो इतने से ही शुरुआत किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और प्रसंस्करण के लिए अपनी परंपरागत चीज़ों को जो है, जैसे हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो लिखा गया निर्घंटुक हैं जो है, संहिताएं हैं, चरक संहिता है, याज्ञवल्क्य संहिता है, तो उनका जो है अध्ययन करना चाहिए। और कृषि के लिए कहा गया है कि कृषि निरामय चतुर किसाना, और घर के अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति को ही खेती में आना चाहिए। घर का अगर सबसे निपुण व्यक्ति खेती में आएगा तो अच्छा काम करेगा। अगर घर का जो आदमी काहिल है, जिसको कुछ आता नहीं है, अगर उससे हम खेती कराएंगे तो खेती अच्छी नहीं होगी। क्योंकि खेती में प्रोडक्शन बहुत होता है। एक धान का बीज हम डालते हैं, एक गेहूं का बीज डालते हैं, एक चने का बीज डालते हैं,
तो उससे पौधे कितने पौधे बनते हैं, कितना ज्यादा उसका प्रोडक्शन आता है। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में उस कई गुना प्रोडक्शन उसका आता है। फिर उस प्रोडक्शन को हम कैसे वैल्यू एडिशन में ले जाएं, इनका ज्ञान जो है, जो घर का बुद्धिमान व्यक्ति होता है और इसको उद्योग की तरह करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि कृषि को हमारे देश में जो परंपराएं रही हैं जो है, जब आज से हम 600, 700, 800 साल जब पीछे की चीजों को इतिहास के द्वारा जब हम देखते हैं, तो उसमें यही कहा गया है कि हमारा देश कृषि उद्योग प्रधान देश था। यहाँ का मूल उद्योग जो था वह कृषि था। और लेकिन अब कृषि से हटा करके कृषि का उद्योग का दर्जा ही नहीं है। हमारे जितने कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग थे, उसमें सबसे बड़ी उसकी खासियत यह थी कि कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं था। किसी भी कृषि उद्योग में, किसी भी ग्रामीण उद्योग में कोई पॉल्यूशन नहीं था। लोगों को रोजगार अधिक मिला था और लोगों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूं। मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। थोड़ा सा, क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो ये पहाड़ी क्षेत्र में, उत्तराखंड, हिमाचल, तो इनमें जो विशेष कर जो ज्यादा अच्छे मेडिसिनल पौधे हैं, नॉर्मल को छोड़ के, तुलसी, अश्वगंधा वगैरह को छोड़ के, उनका थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। और फिर आगे आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो अपने मित्र हैं जो है, वहां पर हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ जो बागवानी अधिक है जो है, और उस बागवानी में जितने कुट हैं जो है, कुटज हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी वनौषधियां, सालम पंजा है और ताड़ मिस्री है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट उनके लिए, जो हमारे हिमालयन रेंज हैं जो है, हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं हमारी, वास्तव में वह बहुत ही ज्यादा जो है कारगर हैं। तो और एक तो पहाड़ी क्षेत्र भी है, और वहां पर अपने आप सेब के कहीं बागान हैं, कहीं अनार के बागान हैं, कहीं हम लोग देखते हैं कि अपना वालमट जो है उसकी बागान है जो है। तो बागानों में वनौषधियां अपने आप उगती हैं। उनका संरक्षण, संवर्धन जो है, खाली अगर हम कर लें तो इससे कई गुना ज्यादा जो है लाभ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र में हमारे किसान भाई रहते हैं। तो मैं चूंकि हिमाचल में मैं कई बागानों में मैं गया हूं जो है, और वहां पर इन सारी चीजों को, ढालू नुमा वहां खेत होते हैं, सीढ़ी नुमा जो है, छोटे छोटे जो है क्यारियां बनी होती हैं जो है। तो उन खेतों में एक तो पानी भी नहीं लगता है कहीं जो है, पानी का ढलुआ बना रहता है, अपने आप पानी गिरता हुआ चला जाता है, और उसमें किसी प्रकार के जल्दी रोग भी जो है उन पौधों में नहीं आते हैं जो है। तो हमारे जो भी आदिवासी मित्र हैं, या जो हमारे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए लगभग 10-12 जो प्रजातियां हैं हमारी जड़ी बूटियों की जो है, वो बहुत ही अच्छी होती है। वहां पर एक और पेड़ होता है, पेड़ के पर लगने वाला एक पौधा है, फंगस है, उसको कहते हैं हम लोग, फफूद कहते हैं, यारसा गुम्बा, जिसको कीड़ा जड़ी के नाम से जाना जाता है जो है। कीड़ा जड़ी बहुत महंगा बिकता है जो है। और इसके साथ कुटज है, कुटज बहुत ही महंगा बिकता है। कुट है जो है, कुट भी बहुत ही महंगा बिकता है। सालम पंजा है, वो भी जो है बहुत महंगा बिकता है। तो जितनी महंगी औषधियां हैं जो है, वो सारे इन पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती हैं। तो चाहे वो आसाम की पहाड़ी हो, वहाँ दूसरे पौधे होते हैं। जो हमारी इधर हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब की उस साइड की, वहाँ की दूसरी वनौषधियां। तो जितने हमारी पहाड़ी बेल्ट हैं उनमें अलग अलग प्रकार की वनौषधियां पाई जाती हैं, और उनका मूल्य जो है बहुत ही अच्छा मिलता है। आप प्रोसेसिंग में, अगर वो लोग तो जाते नहीं हैं, अगर प्रोसेसिंग में जाएं तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ के आर्थिक स्थितियां बहुत ज्यादा बदल सकती हैं।
क्योंकि जो जंगल की जड़ी बूटियां हैं, पहाड़ की जड़ी बूटियां हैं, वो उनके स्ट्रक जो है 20,000, 25,000, 30,000 रुपए किलो से स्टार्ट होते हैं बिकना जो है मार्केट में। तो उनके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, और कोई अगर इसमें समस्या आती है जो है, तो हम लोग उसके निदान के लिए उनके साथ बैठ करके उनका प्रोसेसिंग, उनका विपणन, इसको कहाँ बेचना है, कैसे बिकता है, किस फार्म में बिकता है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर जो भी किसान अगर इसमें किसी भी की कोई असुविधा हो रही है, तो हम लोग मदद उनकी कर देंगे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जी, कोई और है धन्यवाद तो? चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। मुझे अभी थोड़ी रेंज आ गई है, मैं 1-2 मिनट बात करता। आज नेशनल कोऑपरेटिव की टीम देहरादून में है, और खुशी की बात ये है कि यहाँ नेचुरल पहाड़ी करके एक अजय पवार करके अपने आज डायरेक्टर नेशनल कोऑपरेटिव के बन गए हैं, और उनका हर्बल में एक बहुत बड़ा फार्म और एक कोऑपरेटिव हो उत्तराखंड की, और उनके जो बाय प्रोडक्ट है वो भी अभी बाजार में आया है। तो अजय पवार करके एक यंग युवा, इन्होंने हिमालय के गोद में एक नेचुरल पावर के ब्रांड बनाया है। इसमें चाय है, कार का एक सेंट है, एक अच्छा साबुन उन्होंने बनाया है, और 2-4 प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं। और यहाँ उत्तराखंड में जो जो बनता है मिलेट्स, अरे मिलेट्स भी उन्होंने बनाए हैं उनके समूह ने। और नेचुरल पहाड़ी करके उनका जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा ब्रांड लगा है। उन्होंने आज यहाँ देहरादून में आके सारे टीम के साथ 2 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया, चर्चा करके फिर सारी टीम ने निर्णय लेके उसको नेशनल कोऑपरेटिव में उत्तराखंड का प्रतिनिधि करके जोड़ दिया है। और इसका फायदा जरूर भारत के बाकी स्टेट को हो जाएगा, और स्टेट कोऑपरेटिव को इस फायदा मिलेगा। आज राजस्थान के डायरेक्टर, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर है डॉक्टर कमल टावरी जी है, मैं महाराष्ट्र से भी हूँ। तो सभी लोगों ने उत्तराखंड में जड़ी बूटी, औषधि वनस्पति, उसकी प्रोसेस और उसका मार्केटिंग, इसके ऊपर दिन भर आज चर्चा की। और अजय पवार जैसे एक अच्छा नेतृत्व अपने समूह को मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही। सत्य प्रकाश भाई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सत्य प्रकाश भाई। अजय परमार जी जुड़े हैं तो उनको भी बोलने दीजिए श्री जी। आपको कहीं दिखाई पड़ रहे हैं अजय पवार? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें तो नहीं है, पर डॉक्टर सुहास जी ने बताया कि शायद उनके साथी थे वो। हाँ, लेकिन अभी अगर होते तो वो जरूर बात कराते। नहीं होंगे तो आप आगे चलाइए सर। मुझे लग रहा है सत्य प्रकाश भाई आपका स्पीकर ऑन है, कुछ बोलना चाहते हैं? शास्त्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका स्पीकर ऑन है। हेलो। कोई भी साथी जिनको जड़ी बूटी कोऑपरेटिव से कुछ इंफॉर्मेशन, कोई इनपुट आप लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, कोई भी साथी? हार्दिक, हार्दिक बात कर हार्दिक सकते गगलानी हैं। जी, हार्दिक गगलानी जी। सुभाष जी आप कुछ बोल रहे हैं? हार्दिक जी को संधि दे दो बोलने की। हार्दिक।
हाँ, नहीं हार्दिक को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। हार्दिक जी ने हाथ उठाया है। हार्दिक नहीं। एक अगलानी जी, हेलो। हार्दिक अगलानी जी, आप मेरा कुछ आवाज। बोलना चाहते हैं? हाँ, आवाज आ रही है। ओके सर, मेरा नाम हार्दिक है और मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरा मेन काम है ये हेयर रिप्लेसमेंट और ये एक्सपोर्ट्स का है। और अभी सनत सर और उसके टीम के साथ जुड़ा हूँ, गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र। और जैसे कि सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और फिलहाल अभी जैसे कि पहले हमारा वीवर थी सोने की चिड़िया, और हमारा पूरा गांव में बसा था भारत, जो कि अभी कंक्रीट में जा रहा है। और हमारे गांव वाले पे क्या, गांव गांव के पास अवेयरनेस नहीं है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं वो और वहां तक पहुंचती नहीं है। ओके, तो उसमें से और हम ऐसा एक एक यंग टीम को ज्वाइन करके, यात्री प्रोजेक्ट ज्वाइन करके, दो दो तीन तीन का ग्रुप बना के गांव वाले को अवेयरनेस कर दे सकते हैं। जैसे कि गौ माता है वो पूरा इंडस्ट्री है। और जैसे कि अभी आप सर ने बोले कि पहाड़ी में कितनी सारे जड़ी बूटियां बूटियां रहती हैं, जिसका लॉजिस्टिक्स नहीं रहता कि वो उसको कैसे इधर तक मेन मार्केट तक ला सके। और मेन मार्केट में इतना मार्जिन है, उतना 10 टाइम्स मार्जिन फॉरेन के मार्केट में है। और ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि नियर बाई कंट्रीज है जहाँ पे 3-4 दिन में माल पहुंच जाता है, और 14 to 15 डेज में पूरा एक साइकिल घूम जाता है। तो री ऑर्डर भी आता है, और इतना है नहीं कि पूरा कंटेनर भेजना पड़े। जैसे कोई छोटी गाड़ी के साइज का शिपमेंट साइज हुआ, तो उसकी वैल्यू 4 करोड़ 5 करोड़ रुपये हुए। और जैसे कि हम सब लोग इतने अच्छे वेल टू डू फैमिली से है, तो क्यों ना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग पूरा जो गांव वालों है, जहाँ से हम हमें मिल रहा है ये जड़ी बूटी, उसको शेयर करें, ताकि वो हमारे शहर में ना, शहर में जैसे जो धंधुड़िये रहते हैं, जो स्नैच करते हैं उसको और उसको यूज करते हैं, तो वो बिजनेसमैन उस गांव वाले को पूछे, ना कि गांव वाले या फिर फार्मर को ये सुसाइड करना पड़े। और ये मेरा एक मेन इंटेंशन है। और इसी के ऊपर सर से परमिशन लेके प्रोजेक्ट माता की शुरुआत की है। और मैं वहां से भी आता हूँ। जैसे कि मेरे हम लोग वैष्णव है, तो गौ माता को वैसे वैसे ही पूछते हैं इस तरह से। तो मेरा यही है सर कहना कि आप जो जिस तरह से आपका जैसे कि 50-60 की एज में हो, तो हम यंग जनरेशन मिलेनियल्स और जेंजी है, तो वो आपके साथ संकलन करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और क्योंकि ब्लूम वेर यू आर प्लांटेड, अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से पता नहीं है कि वी आर जो विलेजर्स आर सिटिंग ऑन द एकर्स ऑफ डायमंड, और उसके वजह से ये कंक्रीट के जंगल में जा रहा है। करोड़ों के रिसोर्सेज को छोड़ के 10,000 15,000 में वहां पे घूम रहे हैं। सर, तो मैं आपको कहीं भी इस तरह से काम आ सकूं, तो आई विल बी वेरी मच हेल्पफुल, वेरी मच लाइक टू कंट्रीब्यूट इन दिस थिंग। थैंक यू सर। धन्यवाद अरे, हार्दिक, ये सर। धन्यवाद। नया नया अपने साथ जुड़ा है नागपुर में, और अभी जल्दी से 25, 26, 27 तारीख को आ रहा है। और अपनी नेशनल कोऑपरेटिव के साथ है। और उनको अगर कुछ एक्सपोर्ट कंपनी की भी जरूरत पड़ी तो हम मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद हार्दिक। जरूर सर, मेरा यही है कि मैं कहीं पे भी आपको मुझे पहुंचाओ तो मैं पहुंच सकता हूँ। और आपके जैसे कि मेरे को ये एक्सपोर्ट कंपनी की डालने की जरूरत नहीं है। आप हो वो इनफ है। और जैसे कि हम जितने भी फोरम में जुड़े हैं, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है इसके रिलेटेड, आई विल वेरी मच हैप्पी टू इंट्रोड्यूस टू मलेशियन B2B डेलीगेट्स। तो अभी मैं फिलहाल वहाँ पे जा रहा हूँ 24 25 26 को। फिर 27 28 को कॉन्फ्रेंस है, और वहाँ पे और 4 4 5 दिन रह के कैसे मतलब जो ऑर्डर का लीड जनरेट किया है वो क्लोज करके आऊंगा सर। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। श्री जी। जी मान्यवर, अभी तो इससे रिलेटेड आपको कोई नाम इसमें पसंद आता है तो उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। भास्कर पाटिल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
सर कोई भी क्वेश्चन भी ऐड कर दें, क्वेश्चन पूछना है कोऑपरेटिव से के कर बारे हाँ। में चर्चा हुई थी मेरी। दीपक अग्रवाल। ओके दत्तात्रेय जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं दत्तात्रेय जी? नहीं, अभी तो हम पहले समझ ले लेंगे जो भी है वो। हमारा महाराष्ट्र में जो आम का बगीचा है जी। हाँ, आज हम लोग फोकस औषधि पे कर रहे हैं। जी जी, इसीलिए हम सुन रहे हैं खाली। तो माइक को ऑफ कर लीजिए, अपना माइक आपका ऑफ कर लीजिए। जी जी, देखेंगे। माइक को म्यूट कर ले, माइक को म्यूट करना है। जो लंबा जी, म्यूट डंडी जैसा है ना वीडियो के बगल में, वीडियो के बगल में जो माइक हमको। है अच्छा, आपके लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे 2 दिखाई पड़ रहा है, एक। हाँ, म्यूट। हाँ बस हो गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई और साथी? टेक्नोपॉप 5 प्रो, आपका भी माइक ऑन है? हाँ, कोई और साथी? रूपाली, रणजीत शर्मा जी, जीवेश पांडे, कोई इनपुट आप हेलो देना चाहते हैं या कोई सवाल? यस हेलो। जी बोलिए टेक्नोपॉप। आप थोड़ा हाँ, परिचय मैं दीजिए, आप राजस्थान से कौन बोल है? रहा हूँ। मैं आप राजस्थान से अपना बोल रहा नाम हूँ, शंकरलाल गहरी। नाम भी चेंज कर दिया कीजिएगा, आगे तो अच्छा रहेगा ना। टेक्नोपॉप से फिर हम नहीं समझ पाते हैं कि कौन बात कर रहा है। बोलिए क्या बोलना हाँ, चाहते हैं? मैं शंकरलाल गहरी बोल रहा हूँ, राजस्थान से, प्रतापगढ़ जिला से। जी हाँ, तो बोलिए। मैं अभी आज ही जुड़ा हूँ मीटिंग में। तो हमारे इधर भी बहुत सारी ये है, और कहने का मतलब ये उजदे भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बातें सुनकर मैं, अब हमारे यहाँ भी 5-10 जने हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी अपने जरिए हमारे यहाँ से हमारे पास में, कहने का मतलब 100 किलोमीटर दूर है एक नीमच औद्योगिक मंडी। जी अब वहाँ पर बेचने जाते हैं वो, यहाँ से औषधि लेकर वो मंडी के अंदर। ठीक है, आप खुले रहिए, सुनते रहिए। कहाँ आपका सहयोग कैसे हो सकता है, आप प्लान कीजिए। जी जी जी, वो इसलिए मैंने ठीक है, आज ज्वाइन। तो अब अभी म्यूट कर दीजिए, हो गया तो। ठीक, कोई बात। और कोई साथी? बलदेव राज जी, हिमाचल को लेके आपके मन में कोई योजना? हाँ, हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटियाँ काफ़ी होती हैं यहाँ। तो अगर उसको जड़ी बूटियों की खपत हो सकती है तो यहाँ से हम कलेक्शन कर सकते हैं जड़ी बूटियों की। तो यहाँ काफ़ी जड़ी बूटियाँ होती हैं। हिमाचल की कोऑपरेटिव की क्या सिचुएशन है? कितनी कोऑपरेटिव आप अभी बना पाए हैं या बनाने की योजना है? ऐसा ना, अभी तो मैं इसका बना हूँ सदस्य। बाकी तो मैंने 3-4 लोगों से बात की है, चर्चा की है। तो बन जाएंगे यहाँ 5-7 सदस्य तो बन जाएंगे यहाँ। सदस्य बनना एक अलग बात है, एक कोऑपरेटिव जैसे हिमाचल की कोऑपरेटिव हो, स्टेट कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी ना, रजिस्टर करवानी पड़ेगी। हाँ हाँ, लेकिन पहले 11 मेंबर तो जोड़िए जो स्टेट कोऑपरेटिव में ये सब काम कर सकें। जोड़ और लेंगे 11 में। सर एक अभी यहाँ 11 आदमी कोऑपरेटिव को है, जोड़ लेते हैं। प्राणी है, जिसमें 5,000 सदस्य हैं। वो मतलब एग्रीकल्चर के लिए बनी हो, इरिगेशन के लिए बनी हो, तो उसको रिवाइव करेंगे हम। बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव होंगी जिसमें सब कुछ होगा। हाँ हाँ कृषि भी हाँ, होगा, स्वास्थ्य भी होगा, एजुकेशन भी होगा, कल्चर भी होगा, स्पोर्ट्स भी होगा, सब कुछ होगा। हाँ कर लेंगे वो, मतलब बना लेंगे एक प्रॉपर्टी हम। जी, कोऑपरेटिव के थ्रू ही आपका पॉलिटिकल लीडरशिप भी बहुत बढ़िया चल सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम लोग जो पॉलिटिकल लीडरशिप को मास्टर बना दिए हैं, हाँ जनसभा जी को मास्टर बनाया जाए। हाँ सब जी, कुछ ठीक है। जनसभा के इर्द गिर्द। हाँ जी। थैंक यू। डॉक्टर सुभाष जी कुछ बोलना चाहते हैं? मुकेश मुकेश सिंह। मुकेश सिंह। मुकेश सिंह जी सुन पा रहे हेलो सर, हैं? नमस्ते सर। यस, गो अहेड। बोलिए बोलिए।
वन हाँ सर, औषधि के लिए आपके फर्टिलाइजर का क्या फायदा हो सकता है उत्तराखंड में? सर औषधि का क्या है कि जो सी औषधि लगानी है, हब्स जो हैं, जो आयुर्वेदिक औषधि हैं, उसके लिए हम कस्टमाइज प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं आपकी फसल सॉइल और लोकेशन के हिसाब से। ठीक, उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होगा, आपका जो खेत है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चाहिए होगा, उसके हिसाब से उसका डिजाइन करके न्यूट्रिशन क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक, और कौन कौन से तत्व चाहिए, या मतलब हमारे पास वो भी सोर्सेज हैं कि हम अपने माइक्रोब्स को हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करा सकते हैं, या वो भी सोर्स हैं कि हम कम पानी में भी खेती करा सकते हैं। तो ये 3-4 हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको हम ऐड ऑन करके आपको प्रोडक्ट रेडी करके दे सकते हैं आपके एसल हब्स के लिए, जो भी ऐसे मोरिंगा आया है, ठीक है, या सहजन है, जो जो भी आप हब लगाना चाह रहे हैं वहां पे, उसके लिए हम कस्टमाइज करके दे सकते हैं। हेलो। थैंक यू मुकेश जी, लेकिन थोड़ा थैंक यू इसको सर। बढ़िया से एक्सप्लेन करते। जल्दी नहीं, आप 5 मिनट लेके बढ़िया से एक्सप्लेन करते तो सब लोग रिस्पॉन्सिबल ठीक है हैं, सर, ठीक है, समझेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक सर। हाँ सर, हमारी कंपनी का नाम है एलसीवी फर्टिलाइजर्स। हम लोग 3 टेक्नोलॉजीज को लेकर काम करते हैं, आपकी सॉइल, क्रॉप और लोकेशन को लेकर, कि नैनोटेक, बायोटेक और केमिकल इंजीनियरिंग। नैनोटेक में हम नैनो पार्टिकल डेवलप करते हैं जो हमारे जीवाणुओं को 78 डिग्री सेल्सियस तक प्लस और माइनस में दोनों में सर्वाइव कराने की क्षमता प्रदान करते हैं। इन बायोटेक में हम लोग स्ट्रेन डेवलप करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है 9 तत्व देने के लिए, एनपीके, जिंक, पोटास, कार्बन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज एंड बोरान, ठीक। और पराली के थ्रू हम बनाते हैं लिग्निन, एसएपी, सुपर पॉलीमर, जो अपने वेट से 268 टन वाटर होल्ड करता है। इन तीनों टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हमने प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है नब्बेकोश। और अभी हम अलग, मतलब टोटल जो इंडिया मेजर क्रॉप होती है 23-24, उनके लिए हमने कॉम्बिनेशन रेडी किया सर। हमारा स्लाइसन क्या है कि फसल के हिसाब से प्रोडक्ट रेडी करते हैं, हमारा खाद साथ में रेडी होता है, और हमारा प्रोडक्ट जो सर्टिफाइज है आईसीआर से 5 उत्पादों को लेकर, केमिकल, केमिकल प्लस ऑर्गेनिक प्लस वर्मी कंपोस्ट प्लस कंपोस्ट प्लस कंट्रोल पैरामीटर, जहाँ पे कोई खाद नहीं पड़ती है। तो इन सारे उन्होंने 55 पैरामीटर टेस्ट किया, तो उन्होंने टोटल बताया कि जो आपका प्रोडक्ट का कंक्लूजन है 3 उसमें दिया कि न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है, आपका आपका इरिगेशन शेप करता है 33% तक, आपका इन्वेस्टमेंट कम करता है 48% तक, यील्ड इंप्रूव करता है फर्स्ट क्रॉप साइकिल से 15-35% तक, फर्स्ट क्रॉप साइकिल में यील्ड इंप्रूव करता है। सर हमारे टोटल 20+ प्लांट है इंडिया में, उसमें से हमारा एक उत्तराखंड हरिद्वार में भी है, एक कैंडी खड़ा एक जगह पड़ती है उत्तराखंड, वहाँ हरिद्वार में, वहाँ पे है। दूसरा सेटअप हम प्लान कर रहे हैं हल्द्वानी में डालने को, और हम इस 22 को उत्तराखंड हम रहेंगे 1 हफ्ते के लिए। तो अब हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं एक बार आपसे मिलना चाहेंगे, ठीक, तो हम और अच्छे से चीजों को डिस्क्राइब कर सकेंगे अपने बारे में। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर। सचिन पाटिल जी, आप हाथ रेज किए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? सचिन पाटिल जी, अवतार मेहर बाबा। हाँ जी, नमस्कार सबको। इसकी एक बॉडी है कोऑपरेटिव की, शायद वो नालंगी जी जानते हो, ये नैप कैप करके। इनका 8-9 नवंबर को विज्ञान भवन में 2 दिन का सेमिनार होने जा रहा है। तो इसमें हम कैसे लाइन अप कर सकते हैं, या क्या हम इनकी मदद ले सकते हैं? चेयरमैन है लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीदास जी, और हिमाचल के रहने वाले हैं, पहले केवीआईसी के भी चेयरमैन रहे, इनसे अच्छा परिचय है। ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से तो जितने भी भूदान मूवमेंट के दरमियान विनोबा जी को जमीनें दी थी, उसको रिकवर करके फिर से उसको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस पर भी हम लोग अतिक्रमण मुक्त, बहुत सारे जगह जो है अतिक्रमण में गए हैं, तो उसको अतिक्रमण मुक्त कैसे किया जाए उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये नैपकैप का हम कैसे सहयोग ले सकते हैं, इसके बारे में जरा थोड़ा विस्तार सोचे और सबको अवगत कराए। इसका गूगल में सब जानकारी है, और मैं पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, जिनके नंबर है मेरे पास, अभिषेक सूद जी, इनको मैं भेज दूंगा। ये क्या प्रोग्राम है 8-9 नवंबर को, है ना, तो आप सारे उससे अवगत हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी। अभी अभी अभिषेक जी, डॉक्टर नालंगे जी, सब लोग देहरादून में हैं, सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
सही समय से वो रिस्पॉन्ड आपको कर देंगे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। कोई भी और साथी धन्यवाद। जड़ी बूटी औषधि से रिलेटेड कोई भी इनपुट या कोई सवाल? श्री जी, मैं ऐसा पूछना चाहता था। हेलो। जी भास्कर जी बोलिए। मैं ऐसा पूछना चाहता था, मेरे पास में खेती है, जी 5 एकड़ की 7 बीघे की खेती है, पानी भी है, वहाँ पे रोड भी है। तो ये जो कंपनी वाले कुछ मुकेश सिंह वगैरह और भी कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि इनकी कंपनियां है और ये ऐसा ऐसा काम करते हैं, तो वो ऐसा फार्म लेके कर सकते हैं क्या? वही फार्म लेंगे और हमको कुछ उत्पन्न देके ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम हमारे फार्म में? एक तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि आपने लैंड दे दिया लीज पे और मुकेश जी या कोई भी एक कॉम्पिटेंट ग्रुप है जो आपकी फार्मिंग कर रहा है, ये आप चाहते हैं? नहीं 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 श्री जी, उनका सवाल जी है जी लेकिन वो अभी अभी जलगांव कोऑपरेटिव में आए नहीं है। मुकेश जी का एक प्लांट जलगांव कोऑपरेटिव में लगने की तैयारी लगभग 50% पूरी हो गई है। और भास्कर पाटिल वो कोऑपरेटिव के वाइस चेयरमैन है। अभी अभी लेटेस्ट वो कोऑपरेटिव में आए नहीं है और थोड़ा उनको समझ भी नहीं गया। मेरा भी कॉल नहीं उनसे हुआ। जी तो भास्कर जी, अपने कोऑपरेटिव को प्रोजेक्ट दिया है मुकेश जी ने, और जलगांव में प्रोजेक्ट लग रहा है, थोड़े ही दिन में दीपावली के आसपास चालू हो जाएगा। धन्यवाद। नालिंगी जी के भी नंबर पर मैं भेज दिया हूँ 8-9 अगस्त नवंबर में जो प्रोग्राम होना है कोऑपरेटिव का, अर्बन कोऑपरेटिव का। वो लोग थाईलैंड में भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, 2 दिन का कॉन्फ्रेंस। उसके बारे में भी मैं आप धन्यवाद। आपका प्रोग्राम कहाँ हो रहा है ये नहीं समझ में आया, मुझे आवाज नहीं आया था उस टाइम। विज्ञान भवन में, विज्ञान कहाँ? भेज दिया मैं आपको, आपके विज्ञान। हाँ आपके हाँ व्हाट्स ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम पर्सनल भी बात करेंगे और हाँ बहुत हम जितना सहयोग बहुत अच्छे, जमेगा ठीक उतना है, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, श्री ओके। जी, जी श्री जी जी, जी 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 सब साहब। क्वेश्चन हो गए और रणवीर सिंह जी की भी इजाजत है तो मैं 5-7 मिनट पे ये करंट टॉपिक बादल का फटना पे बोलना चाह रहा हूँ, आपकी इजाजत हो? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ब्रिगेडियर साहब, मेरी एक विनती है। ब्रिगेडियर साहब। बोलिए जी साहब। भास्कर जी बोलिए। हाँ, मैं एक विनती करता हूँ। यहाँ पे जो लोग आए हैं अभी या आते रहते हैं, तो वो अपना नंबर जो है वो डिस्प्ले नहीं करते हैं। उनको अगर बोल दीजिएगा, यानी किसी को अगर जरूरत हो तो वो निजी बातचीत भी कर सकते हैं उनसे। बहुत अच्छी बात है, सबका नंबर ऐसा है एक भास्कर एक जी मिले। बोलिए। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग नंबर नोट करके और मिसयूज भी कर रहे हैं। तो किसी का नंबर आपको चाहिए तो आप बताइए, आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जनरली ज्यादातर लोग नंबर दे देते हैं, लेकिन रोज रोज बार बार देने से बहुत सारे लोग हैं गलती से बचकाना हरकत करते हैं और मिसयूज भी हो रहा है। तो जिसका भी आपको चाहिए आप किसी को भी, अभिषेक जी को कर लीजिए, मुझे कर लीजिए, आचार्य को कर लीजिए और आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। जी ब्रिगेडियर साहब। जी सभी को नमस्ते। जो मेडिसिनल प्लांट्स पर काफी बात होगी, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और रणबीर सिंह जी का जो प्रोग्राम है 24-25 को, वो कुछ इसमें बोलेंगे। तो मैं बीच में थोड़ा टाइम लगा मुझे, तो मैं थोड़ा ये बादल फटने की काफी बढ़ रहा है और काफी तेजी से हो रहा है इन सालों में। इस पे थोड़ी सी साइंस की जानकारी जो मुझे है वो मैं आप सभी लोगों से शेयर करूं, क्योंकि हमारा ही ग्रुप मसूरी गया हुआ था, जाने के लिए रास्ते में ही बादल फट गया
और कितना भारी नुकसान हो रहा है। तो ये अभी जो ज्यादा हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है, इसके क्या कारण है, क्यों हो रहा है? और ये एक प्रकृति क्रिया है, शायद हम इसका बचाव इतनी आसानी से नहीं कर सकते, पर होने के बाद तो कुछ केयर कर सकते हैं। इस पे 2-4 वर्ड कहना चाहते हैं। बादल फटना एक इसके मानसून के में ज्यादा होता है। आप सब जानते हो, हवा वाष्पीकरण के द्वारा पानी को उठा के समुद्र से या जहां से भी वो बादल के रूप में बारिश करती है पूरी पृथ्वी पर, और ये एक नॉर्मल प्रकृति की प्रोसेस है। अभी कुछ सालों में हमारे में जो टेम्परेचर में राइज हुआ है, उससे गर्मी बढ़ी है। और ये प्रोसेस जब बादल इसमें लेके चलता है हवा में पानी, तो स्पेशली पहाड़ों में एक तो इसमें जरूरी अवरोध आता है। तो जैसे पहाड़ों में पहाड़ खड़े हैं और वो नीचे बादल की कई प्रक्रिया से हवा में जिसमें पानी है वो वहां एक तरफ से रुक जाता है, फिर वो ऊपर चलता है। तो ये जो नीचे की हवा है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी ऊपर जाता है तो ऊपर ठंडी हवा से टकराता है और इसमें पानी का घनत्व हो जाता है, काफी घनत्व हो जाता है। और वो फिर वो उसको सहन नहीं कर सकता, हवा रोक नहीं सकती, और वो पानी के रूप में गिर जाता है। कहीं बर्फ घनी जमी है ऊपर तो वो ओले के रूप में भी गिरता है, नहीं तो इतना भयंकर 1 मिनट में 2 मिनट में और इतना भारी पानी इकट्ठा का इकट्ठा गिरता है और नीचे क्या डैमेज करता होगा ये आप समझते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि ये जो गर्म हवा जो ऊपर को जाती है तो ठंडी हवा से टकराती है, वहां टकराने का साधन दोनों हवाओं में ही है, और वो उस पानी का सारे का घनत्व हो जाता है और वो फिर इस तरह बादल रूप में कहीं कहीं फट जाता है। पहाड़ों में तो ये है। हमारे पहाड़ों के एग्जाम्पल आपने देखे हैं, अभी तो देहरादून ही है, पहाड़ के नजदीक है, और हिमाचल में हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, सिक्किम में भी हुआ था, काफी जगह हिमाचल हुआ। में तो मंडी में बहुत ज्यादा हुआ, मंडी कुल्लू और हाँ जी, वहाँ हाँ खास जी, करके ये कोई एक चक्कर बनता है। इसमें ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा तो हवा का दबाव है, गर्मी है, और मौसम के पैटर्न में चेंज है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहीं होगा और इसी टाइम होगा। ये बम्बई में भी हुआ था पहले, ये पोर्ट ब्लेयर में भी हुआ है, बहुत खतरनाक, और भी कई जगह में हुआ है। वहां तो पहाड़ नहीं है, तो वहां अवरोध ये बनता है कि गर्म हवा और ये जो पानी से भरी हुई हवा वो एक दूसरे को रोकती है और वहां ये बादल फट जाता है। बादल फटने की ऐसी तेज है। बरसात के सीजन में ये ज्यादा होता है क्योंकि वो पानी तो हवा उठा के लाती है बादल के रूप में, वो बरसात में ज्यादा होते हैं और सीजन में कम होता है। पहाड़ों में ज्यादा होता है कि वहां उसको एक ऐसी जगह मिल जाती है कि पहाड़ से वो ऊपर जाता है बादल के रूप में और वो फटता है। और इसमें 2-3 बातें और है कि जनरली ये 15 किलोमीटर धरती से, हमारे सतह से 15 किलोमीटर ऊपर थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, वहां ये क्रिया होती है। तो जैसे पहाड़ तो इतने ऊंचे नहीं होते कई बार, तो लेकिन वो जब उठता है ऊपर पहाड़ से, रास्ता रोक के एक ऊपर की तरफ उठाती है और वहां दोनों ठंडी गर्म टकरा के और ये होने लगता है। अब ये तो एक प्रोसेस है, काफी एग्जाम्पल हैं। 6 अगस्त 10 को ये लेह में हुआ था, हिमाचल में तो होता ही रहता है, लेकिन पहला बड़ा हुआ था 6 नवंबर 1970 को। और इस तरह से केदारनाथ में आप जोड़ 1924 में भी हुआ है, और नेपाल में भी 2024 में हुआ है। तो ये सब तो एग्जाम्पल हैं, पर इसका अभी मूल रूप पे आते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। हमारी पृथ्वी क्लाइमेट गर्म चेंज की हो रही वजह है, से। ठीक ठीक ठीक। हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, और वो गर्म होने से उसका हवा का टेम्परेचर ऐसे बढ़ जाता है। तो जलवायु परिवर्तन इसका कारण, एक कारण है। कुछ नेचुरल भी है। नेचुरल में जैसे आप कह सकते हो भगवान नहीं बनाए हैं, तो वो ज्वालामुखी है, कहीं होता हो तो वहां से धरती गर्म होती है। और पृथ्वी की मूवमेंट होती है जो एक एक्सेस दूसरी एक्सेस से मिलती है। कहते हैं ना, पहले अफ्रीका और एशिया एक था, अब फिर दोबारा से कुछ एक अगला नया समुद्र बन रहा है, कुछ मूवमेंट भी हो रही है, उससे भी फर्क पड़ता है। और 1-2 भूकंप भी है। और एक कारण जो उसको मैन मेड ही कहेंगे, वो कारण है कि जो ये फॉरेस्ट में आग लगती है, ये हवा गर्म होने का कारण ये भी है। सारी दुनिया में आप कह सकते हो साल के किसी हिस्से में भी
फॉरेस्ट की आग लगती ही रहती है, और वो हमारा सवाल है कि हमसे मैनेज नहीं होती। फॉरेस्ट में ईंधन तो होता है, ऑक्सीजन भी होती है लार्ज स्केल पे, तो वहां एक बार लग गई तो बहुत मुश्किल है। पर हमारा ये सिस्टम में कई प्रकृति की संरक्षण के सिस्टम में आना चाहिए कि हम जो फॉरेस्ट सड़ गया है उसको चेंज करते रहे, नए पौधे लगाएं। ये तो है, पर मैन मेड क्या है? मैन मेड में कारण में तो सारे ये पर्यावरण को नष्ट करते हैं वो सारे ही हैं। तो जिनमें मेन इफेक्ट जो इसका जलवायु का बिगड़ना है वो हमारी ओजोन लेयर पे इफेक्ट हुआ है। ओजोन लेयर को ये जो प्राकृतिक ईंधन जो है, फ्यूल वाला जो धरती का ईंधन, पेट्रोल डीजल वगैरह और औद्योगिक में से हम जो एमिशन छोड़ते हैं उसके ओजोन लेयर में छेद हुआ, वहां से जो गर्मी ज्यादा सूरज की आ जाती है, समुद्र का पानी रेज करता है और ओवरऑल भी गर्मी बढ़ती है। और हमारे कुछ सूर्य की किरण भी जब पृथ्वी पर आती है तो वो कई बार रिफ्लेक्ट ज्यादा हो जाती है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो हम आजकल सोलर लगा रहे हैं लार्ज स्केल पे, मेरा बीकानेर में खेत है उसके नजदीक, वहां नॉर्मली टेम्परेचर पहले पहुंचता था 50 तक पहुंच जाता था, और अब वो 55 और 57 तक पहुंचता है। वहां वो उस क्षेत्र में वो इतनी गर्मी हो जाती है कि पूरा क्षेत्र अफेक्ट हुआ है। इस बार तो पिछले महीने में अगस्त में भी 50 क्रॉस कर गया, थोड़े दिन बारिश नहीं हुई 50 कर गया। तो ये वही रिफ्लेक्शन जाता है, रिफ्लेक्शन एनवायरनमेंट को भी गर्मी करता है। तो इसका बड़ा सोच समझ के सरकारों ने यूज करना चाहिए, ये भी इफेक्ट पड़ता है। बाकी तो जो भी है ना। जो दूसरे कारण हैं वो ये है कि वो भी अपने हमारा बच्चों के जो साथ खेल रहे हैं ना, जमाना सब उसको जो पता है। प्रकृति में रीजन बनाए हैं वो रीजन को हमने डिस्ट्रॉय किया है। ये पर्यावरण का सबसे बड़ा कारण है अफेक्ट होने का। रीजन का मतलब जैसे पहाड़ हैं, जैसे नदियां हैं, जैसे एक जगह का दूसरा है, और हम इसको अपने ऊर्जा लेने के लिए हमने इनमें सबसे में चेंज किया है। और ग्लोबलाइजेशन भी मेन कारण है कि उधर का सामान उधर कितनी एनर्जी खत्म हो रही है, ये सब इनके बढ़ते हुए कारण है। और हमारा विकास भी एक मॉडल प्रकृति के अनुसार नहीं है। ये सब तो कारण है, पर ये जो मैंने केवल एक बात कहनी थी कि ये बादल क्यों फट रहे हैं, इनमें हमारी ही गलती ज्यादा है। अब इससे कैसे हम ये फटने के पहले तो थोड़ा बहुत मौसम वैज्ञानिक इसकी कुछ जानकारी दे सकते हैं, तो वो हम लोगों तक पहुंचाएं कि भाई इस एरिया में इसमें ऐसी एक्टिविटी हो रही है, और वो अपना सावधान हो जाए। और दूसरा इसमें अपनी शेल्टर ले कुछ, क्योंकि वो इतने 15 किलोमीटर से कोई पानी की एक बूंद भी आएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना नुकसान कर सकती है। उससे बचें। फिर एकदम पानी हो बह गया तो बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद क्या क्या अव्यवस्था होती है, ये सब आपको सब जानते हैं। तो इस तरह बेसिकली तो प्रकृति को बचाने के दूसरे ही साधन है, और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। बढ़ क्यों रहा है, ये मेन इश्यू था। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसमें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और साथी का औषधि प्लांट पे, औषधि से रिलेटेड कोई भी? अदरवाइज मुझे लगता है कि भाई रणवीर सिंह जी, भाई रणवीर शर्मा जी, जी श्री भाई आप नमस्कार। संभालिए मंच संभालिए। मंच तो मैं संभाल रहा हूँ, मैं तो रोजाना बता ही रहा हूँ इन सारे भाइयों को। आप साथ साथ मॉडरेट करते रहिए, मेरी मदद कराते रहिए। मैं तो सबको बता ही चुका हूँ। किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई बात हो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में तो मैं जवाब दूं। बाकी मैं तो सब कुछ बता ही चुका हूँ, पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ सब भाइयों को। हाँ, बस मैंने एक ही रिक्वेस्ट करनी कि अभी तक मेरे पास करनाल पहुंचने के जो दोस्त आ रहे हैं उनकी कंफर्मेशन नहीं पहुंची, सिर्फ 3-4 लोगों की कंफर्मेशन आई है। तो अगर वो मेहरबानी करके सब लोग अपनी कंफर्मेशन दे दें तो मैंने मेरे व्हाट्सएप पे मैंने मोबाइल नंबर है, तो मुझे अपने इस आयोजन को करवाने में आप सबका अच्छा सहयोग मिल जाएगा। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे कमरों की बुकिंग करानी और हॉल की बुकिंग करानी में थोड़ी सी दिक्कत रहती है।
एक तो ये मैंने रिक्वेस्ट करनी थी सभी से कि भी वो प्लीज अपनी, अभी एक हफ्ता रह गया हमारे पास, अपनी कंफर्मेशन जरूर दे दें जिससे कि सभी प्रकार के कार्यक्रम सही तरीके से तरीके से हो सकेंगे। दूसरा मैंने कहा था कुछ स्पीकर हैं जो बोलना चाहते हैं और कुछ अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो स्पीकर ग्राम स्वराज्य के बारे में या उसकी अवधारणा और व्यवहारिकता के बारे में टॉपिक यही है, जो भी बोलना चाहते हैं वो कृपया अपने पेपर जरूर सबमिट कर दें जिससे कि हमें पता रहे कि वो इस विषय में किस सब्जेक्ट पे बोलना पसंद करेंगे, क्योंकि ग्राम स्वराज्य के बहुत सारे टॉपिक हैं कि किस पे वो बोलना पसंद करें, तो हमें थोड़ा सा वहां पे मॉडरेट करने में आसानी रहेगी। ये मेरी एक और रिक्वेस्ट थी। देखिए श्री भाई, अगर कोई भाई सामने आता है किसी सवाल के साथ, किसी शंका या संशय के साथ, तो वो प्लीज जरूर शेयर करें, हम उसका हर हद कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। धन्यवाद। कोई भी साथी ग्राम सभा, ग्राम स्वराज से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड या जनरल इंफॉर्मेशन भी आपको अगर कुछ चाहिए तो भाई रणवीर शर्मा जी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या है बेटा, देखो जान। जी नमस्कार श्री भाई। जी आचार्य। तो मैं सबसे पहले तो इस पर जो आज वन औषधि पर बात हो रही थी, तो हमारी जो हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स है उसका एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो जितने डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेद के, वो लोग इसको कोऑर्डिनेशन में करें तो अच्छा रहता है। यानी कि उनके साथ हमारा कुछ अगर नेटवर्किंग हो जाए और कुछ एजुकेशन सिस्टम हो जाए, तो क्या हो रहा है कि अभी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपको सब, हमको पता है आयुर्वेद के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है जिनको, कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, लेकिन डिब्बाबंद औषधि जो आयुर्वेद की आ रही है वो एक व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से वो दवा उसको मिलनी चाहिए। तो वो, मैं जैसे यहाँ पर दो दो जगह काम किया, तो मैंने देखा कि जो लोग इसको समझते हैं वो लोग तो वो जड़ी बूटी मंगा लेते हैं और मंगा करके फिर उसको उस हिसाब से उसका चूर्ण बनाना है या काढ़ा बनाना है, उसको बना करके वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग जो ये जहाँ जहाँ भी जो पहाड़ों पे वन औषधि पाई जाती है, जैसे हम लोग जब हिमालय की यात्रा में एक बार गए थे, तो वहाँ हमारे साथ एक आचार्य थे, तो उन्होंने वहाँ पर अर्थराइटिस की कुछ औषध, वो कुछ पौधे निकाल के और वहीं हाथ से मसल के वो रस पिला दिया, और उनकी उस यात्रा के दौरान में उनके अर्थराइटिस में बहुत आराम हो गया। तो वो हमने उनसे पूछा कि क्या इस पौधे को हम लोग नीचे प्लेन्स में लगा सकते हैं, तो बोले नहीं लगा सकते। फिर हमने कहा कि इसकी जैसे अभी जो हमारे हार्दिक भाई बोल रहे थे कि वो हम लोग उसकी वहीं पर प्रक्रियाकरण करें, प्रोसेसिंग करें, और उस प्रोसेसिंग को करके हम लोग जो प्रोसेसिंग मिनिमम हो सकता है और उसको उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो खत्म ना हो, तो उसको अगर हम लोग ला करके और यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, और उसके लिए एक प्रोड्यूसर्स एंड द डॉक्टर्स का एक नेटवर्किंग हो सके, तब फिर उसके बाद, और कंज्यूमर कोऑपरेटिव, तो मतलब 3 लेवल्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑफ द प्रोड्यूसर, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, और उन्हीं के द्वारा फूड प्रोसेसिंग, और दूसरा दूसरा जो ये है कि cooperative of the therapist and the doctors, and the third cooperative is the cooperative of consumers। तो ये 3 लेवल की cooperative जो है वो कैसे बनेगी, इसमें सुभाष नालंगे जी जैसे लोग, एक्सपर्ट्स लोग इस पर विचार करें, तो ये काम थोड़ा सा अच्छे से हो सकता है। और ग्राम स्वराज
इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ग्राम स्वराज में जितने भी फार्मर्स हैं, फार्मर्स की कोऑपरेटिव और जो लोग भी पहाड़ों पर हैं उनकी भी सहकारिता इस तरह से बन करके हम लोग जो डॉक्टर्स की कोऑपरेटिव बना सकें, नेशनल लेवल पे उसको कैसे जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं उसको इस्तेमाल कर सकें, सही औषध जो पेशेंट्स हैं, वो कंज्यूमर्स हैं, जो उनको वहां तक पहुंच सके। इसका एक ये ट्राईपार्टाइट त्रिस्तरीय कोऑपरेटिव के ये व्यवस्था हो सके तो अच्छा हो। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य, बहुत सुंदर सजेशन आपने दिया। और एक्चुअली ये मेरा भी बहुत पुराना ब्रेन चाइल्ड है, पूरे देश भर से कंज्यूमर का नेटवर्क और उसको अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिंक अप करना। रणवीर शर्मा जी, एक मेरे पास इनपुट है, मार्केटिंग फ्रॉम बिलो। जी मैं आपके पास भेजूंगा, उसको जरा सा पढ़ लीजिएगा। जरूर पढ़ेंगे भैया, भेजिए। पॉसिबिलिटी है तो उसको ग्राम सभा के साथ जोड़ा जा सकता है। जरूर जोड़ेंगे, आप भेजिए मेरे पास। जी। और पूछ लीजिए श्री भाई, किसी का कोई सवाल हो। हाँ जरूर। कोई साथी औषधि से रिलेटेड, ग्राम सभा ग्राम स्वराज से रिलेटेड, कोऑपरेटिव से रिलेटेड, या कोई भी जनरल जो आपके लाइफ से संबंधित हो। अदरवाइज बड़ी खुशी की बात है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि हम लोग 9:30 बजे के आसपास मीटिंग को एंड मान लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर किसी को कोई चर्चा है तो पर्सनली कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने अपने काम में लग जाएं। अगर सभी साथी चाहते हैं कि आज की मीटिंग को विराम दिया जाए। हाँ श्री भाई, किसी का सवाल कोई है नहीं तो मेरे हाँ ख्याल तो वो। ठीक है, हाँ। आज के लिए मीटिंग को विराम दिया जाए। इनफॉर्मली अगर कोई आपस में चर्चा करना चाहते हैं किसी भी विषय को तो कर सकते हैं। चैट बॉक्स में नमस्कार, चैट बॉक्स में एक मैसेज डाला है 5.1 क्रिएटाइन वाले मरीज के लिए, किडनी वाले मरीज के लिए कोई नेचुरोपैथी में कोई इलाज है तो बताइएगा। अभी तो हमारे आचार्य हैं यहाँ पे। ये 5 मैसेज अभी डाला गया? हाँ अच्छा, अभी। ये हैं ललित पंत जी पिथौरागढ़। जी देखिए, क्रेटनाइन जो भी बढ़ता है ना, उसकी उसकी क्रेटनाइन बढ़ गया है तो 5.1 या 6 भी हो जाए और उसके ऊपर भी चला जाए, जब डायलिसिस की स्थिति हो जाए और डायलिसिस करने के लिए उनको बोल दिया जाए और डॉक्टर उनको बोल देते हैं कि डायलिसिस कराना ही होगा। हमने देखा है कि हम लोग 12 क्रेटनाइन तक जिनकी डायलिसिस चल रही है सप्ताह में 3 दिन 4 दिन, उनको भी वापस ला सकते हैं। मतलब गो बैक टू नेचर। ये एक दवाई नहीं काम करता है इसमें, ये पूरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। किडनी ऐसे नहीं खराब होता है। किडनी खराब होने में किडनी बहुत बहुत किडनी के पहले लीवर आपकी लाइफस्टाइल के डिस्टरबेंसेस से, जब आपको छोटी सी थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन जब शुरू होती है और आप अपनी प्रकृति को नहीं समझते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा हमको आहार लेना चाहिए। अब सुबह सुबह उठ करके लोग चाय बिस्किट लेते हैं, उसके बाद जो अग्नि तत्व बहुत बहुत ज्यादा प्रोटीन और फैट खा रहे हैं, और उसको पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए अग्नि के साथ जल दिया है प्रकृति में, यानी उसको हम पित्त कहते हैं। तो हम जल तत्व में फल है, सब्जी है, सलाद है, ये सब हम नहीं लेते। तो इसीलिए अब आपको किडनी को बैलेंस करने के लिए जो जो ये है सब्जियां हैं जो लिया जा सकता है, जो फल है जो लिया जा सकता है, उसको अभी तो वो डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी का एक विषय है, तो उस पर हम लोग डिटेल में जा सकते हैं। लेकिन इस सही औषध वही है आहार, और आपका प्रकृति के साथ आहार होना चाहिए, जिसको आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह पर आप ले सकते हैं। और दूसरा फिर उसके बाद आपकी जो मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व तो जहाँ पर होता है नाभि के पास, उसको बैलेंस करने वाले आप प्राणायाम और आसन करें। और तीसरी चीज है कि तनाव ना ले, तो यह काम धीरे धीरे रिटर्न में आ जाता है। तनाव की बात इसीलिए कर रहा हूँ
क्योंकि जो नाभि के पास ही आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है। और मनुष्य अपनी बीमारियों को ठीक करता है ना, तो ये जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो आपकी अनाहत चक्र से ऊपर होती है, जहाँ पर हृदय है आपका, जो छाती पे, और उससे ऊपर आपकी थायराइड ग्लैंड और दोनों आंखों के बीच में। हेलो, आवाज आ रही है? बीच तो में बिना मन की चेतना का, जी जी जी, वो कोई कॉल आ गया था। तो मन की चेतना का जो तरंग है ना, वो तरंग हमारी ऊपर के चक्र से कंट्रोल होगी। मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिए, थायराइड की गड़बड़ी होती है जब आदमी जो आहार निद्रा भय मैथुन के भोग से ऊपर उठकर साधना सेवा स्वाध्याय सत्संग में मन को लगाता है। इसीलिए यही चीज है, किडनी का खराबी होना इतना आसान नहीं है जब तक कि लाइफस्टाइल डिस्टर्ब नहीं। तो वापस गो बैक टू नेचर, हम प्रकृति के साथ जीने का कार्यक्रम शुरू करें, तो क्रेटनाइन, ये 5 की क्रेटनाइन भी वापस रिटर्न हो सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ मॉडर्न मेडिकल साइंस पर डिपेंडेंट रहेंगे, हम प्रकृति के साथ जोड़ कर नहीं चलेंगे, तो दिक्कत होगी। और अकेला औषध भी नहीं काम करता है, कि अगर आप सोच लिए कि हमको आयुर्वेदिक दवा मिल जाए और हम उससे क्रेटनाइन को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमें दोनों चीज करना पड़ेगा, ये लाइफस्टाइल को भी ठीक करना पड़ेगा, और दवाई भी जो है प्राकृतिक दवाई ली जाए, आयुर्वेदिक दवाई जो है वो ली जाए, जो आपके वैद्य के माध्यम से वो मिल जाती है। धन्यवाद। ललित भाई, हेलो। जी, भास्कर पाटिल जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, वो फैटी लिवर के संदर्भ में पूछना चाहता था आचार्य जी को। हाँ, कर लें, आचार्य जी हैं अभी। मुझे तकलीफ है। जी, फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो भी है, ग्रेड 1 से शुरू होता है, फिर ग्रेड 2 में जाता है, और फिर उसके बाद आप किडनी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए फैटी लिवर को पहले तो है कि अगर मान लीजिए कब्जियत हो रही है, तो आपका वो पित्त दोष हो रहा है, तो उसको ठीक करना है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। आपका आहार ऐसा हो कि जिसमें फाइबर्स ज्यादा हो, फाइबर्स वाला खाना खाना कम होता है। अब मिलेट्स की तरफ जाने की आवश्यकता है। फैटी लिवर वाले पेशेंट को गेहूं चावल छोड़ देना चाहिए, और साथ में जो जो भी प्रोटीन और फैट है उसको भी छोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन अब मिनिमम प्रोटीन तो चाहिए, फिर को ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसीलिए आपको जो प्रोटीन, जो सुपाच्य प्रोटीन है, जैसे मूंग की दाल है, बहुत ज्यादा अगर आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग होता है, पेट खाना खाते ही आपका भारी हो जाता है, तब उस हालत में तो आपको सिर्फ मूंग की दाल की पानी से ही होगा। सब्जी में आप मूंग की दाल डाल दीजिए, जैसे आप लौकी, घिया घिया लौकी तोरी ये सब है, उसके साथ आप मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल का आप ये बनाइए, सब्जी बनाइए, वही आपका आहार है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जैसे अंकुरित खाते हैं ना, वो तो बिल्कुल अंकुरित कच्चा नहीं खाएंगे, उसको भी आप स्टीम करके खाएंगे। फिर अगर मान लीजिए आपकी फैटी लिवर के साथ साथ आपको बॉडी में पेन हो गया, क्योंकि ये लीवर जब डिस्टर्ब होता है ना, तो उसके बाद फिर आपको गैस होने से आपको अर्थराइटिस की तरफ, या आपको वात रोग भी बढ़ता है, जिसको आम वात कहते हैं, इंडाइजेशन के बाद से होता है। तो ऐसे लोग फिर उसके बाद उनको वो देखना पड़ेगा कि ठंडे और खट्टे फल आप खा रहे हैं नहीं खाएंगे, तो उसको गर्म तासीर के जो फल हैं वो खाएंगे। और सब्जियां भी, सलाद भी जो कच्चे नहीं खाते, उसको स्टीम करके ऐसे खाते हैं। लेकिन इसका फैटी लिवर का सीधा औषध एक ही है, एक ही औषध है, वो है आपका फैटी लिवर का, कि आप सब्जी और सलाद बढ़ा दीजिए, जल जल तत्व वाली जितनी चीजें हैं सब बढ़ा दीजिए, और मिलेट्स पर आ जाइए। और उसके अलावा जो मेडिसिन है वो करिए, और इसमें मणिपुर चक्र के और अनाहत चक्र के आसन,
यानी नाभि के और हृदय के जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंद है, उसको भी करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल है पवन मुक्त आसन, आप पैर को फोल्ड करना, आप एक काम कीजिए। और अगर आप वज्रासन में बैठ पाते हैं तो मंडूकासन कर लीजिए, और नहीं तो फिर उसके बाद आप कुर्सी पर बैठ के आप कर लीजिए। कुर्सी पर बैठ करके आप पेट को दबाने वाला जो मंडूकासन है वो कर लीजिए। अग्निसार उड्डयन कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी बीपी हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप ज्यादा देर श्वास नहीं रोकेंगे, क्योंकि फैटी लिवर में बीपी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दोनों को देखते हुए करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत शॉर्ट में हमने बताने की कोशिश किया, लेकिन अच्छा रहता है कि किसी वैद्य के साथ मिलकर, वैद्य और योगाचार्य दोनों के साथ मिलकर इसका हो। और पर्सनल आपको व्यक्तिगत आप हमसे बात कर लीजिएगा, तो हमें रिपोर्ट्स भेज देंगे हमारे नंबर पे, तो हम ये सब कर देंगे। मैं नंबर फिर से डाल देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। अभी चूंकि फ्री फॉर ऑल है तो मैं भी कोऑर्डिनेटर की हैसियत से छुट्टी ले रहा नहीं, हूँ अभी आप लोगों से। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग बंद करूँ क्या? रिकॉर्डिंग तो बंद हो गया होगा, मेरे को लग रहा है। नहीं, बंद कर चालू है। दीजिए, बंद कर अच्छा दीजिए। अच्छा। मैं तो बहुत देर से देख रहा था कि रिकॉर्डिंग बंद था। नहीं, चलिए रिकॉर्डिंग तो बंद। चल ही रहा। अच्छा भी करता। आचार्य का नंबर है